Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be discussing the questions and answers of the chapter Age of Industrialization from your history textbook. ठीक है? So in the last two lectures I had discussed all the topics of this chapter and now let's move on to the questions and answers. So I hope that आपने वो lectures अच्छे से देख लिए होंगे and topics अच्छे से समझ लिए होंगे. Only then move on to this. ठीक है? So first question. Women workers in Britain attacked the spinning jenny. So ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था चैप्टर में कि न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो होती थी ब्रिटेन में लोग अक्सर उनको रेजिस्ट करते थे. सो दिस स्पिनिंग जेनी वाज एन एग्जांपल. सो व्हाई डिड द वीमेन वर्कर्स रेजिस्ट अटैक देम? ठीक है, क्यों रेजिस्ट करते थे? सो लेट्स सी द आंसर. Women workers in Britain attacked the spinning jenny because it speeded up the spinning process and consequently reduced labor demand. ठीक है, I think it was very evident कि क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है तो वो काम को फास्ट कर देगी और ऑटोमेट कर देगी. मतलब और ऑटोमेशन के आने की वजह से मैनुअल लेबर की वैल्यू कम हो जाएगी. तो मैनुअल लेबर की वैल्यू कम हो जाएगी तो इनके काम पे, इनकी लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा. So that is why they were not in favor of spinning jenny. This caused a valid fear of unemployment among women working in the woolen industry. Till date they had survived on hand spinning, but this was placed in peril by the new machine. तो मेन पॉइंट ये है कि जो काम अब तक हैंड स्पिनिंग से हो रहा था अब स्पिनिंग जेनी के आने के बाद वो ऑटोमेट हो गया है. ठीक है, मशीन से बनने लग गया है तो ऑब्वियसली उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा. सो दैट इज व्हाई दे अटैक्ड इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the 17th century, merchants from towns in Europe began employing peasants and artisans within the villages. ठीक है, इसका आंसर भी आपको लेक्चर में वैसे इजीली मिल जाएगा. The Trade and Commerce Guild controlled the market, raw materials, employees and also production of goods in the towns. वो क्या कहना चाह रहे हैं कि टाउन्स में घुसना मुश्किल क्यों था? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी गिल्ड्स बनी हुई थी. ठीक है, तो वो सारा कंपटीशन, सारे प्राइसेस कंट्रोल करती थी. सो इसीलिए दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग मोर मेन. अगर कोई भी नया मर्चेंट, कोई भी नया बिजनेसमैन कंपटीशन में एंटर करना चाहता था तो ही वाज सून रिमूव्ड. ठीक है, देयरफॉर दे टर्न टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स हु लिव्ड इन द विलेजेस. तो इसीलिए मर्चेंट्स टाउन्स की जगह विलेजेस की तरफ उन्होंने दे टर्न्ड. वहां पर उन्होंने पैसा सप्लाई करना शुरू किया आर्टिजन्स को so that they could produce goods for these merchants. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिमेम्बर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं पर इनके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड इफ यू वॉच बोथ ऑफ माय लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. ये भी आपको डायरेक्टली मेरे नोट्स में मिल जाएगा मेरे लेक्चर में. The port of Surat declined by the end of the 18th century on account of the growing power of European companies in trade with India. जैसे जैसे यूरोपियंस ने अपना ट्रेड होल्ड बढ़ा लिया इंडिया में वैसे वैसे जो पहले के ट्रेडिंग सेंटर्स चल रहे थे इंडिया में वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गए. मतलब ब्रिटिशर्स, दे सिक्योर्ड मेनी कंसेशंस फ्रॉम लोकल कोर्ट्स एज वेल एज द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड. मोनोपोली मतलब सिर्फ उनका हक है. कुछ आइटम्स पे, कुछ जगहों पे उन्होंने अपना हक ऐसे जमा लिया कि नो अदर मर्चेंट कैन ट्रेड. ठीक है, दिस लेड टू अ डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली फ्रॉम वेयर द लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड. एक्सपोर्ट्स स्लोड एंड लोकल बैंक्स हियर वेंट बैंकरप्ट. तो सूरत एंड हुगली जहां पे मेजरली इंडियन ट्रेडर्स करते थे, ट्रेड करते आए थे अभी तक, ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई. ठीक है, so next D part. The East India Company appointed gomasts, if you remember this term, lecture में था ये, to supervise the weavers in India. तो पहले क्या था, पहले लोकल मर्चेंट्स जो होते थे वो अपने आप डील कर लेते थे वीवर्स से. ठीक है, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने पर्टिकुलर पर्सन्स जिनको हम कहते हैं गोमस्त वो अपॉइंट किए थे वीवर्स को सुपरवाइज और वीवर्स के साथ जितनी भी डीलिंग थी वो देखने के लिए. ठीक है, सो देखते हैं क्यों किया था. द क्वेश्चन इज व्हाई. The English East India Company appointed gomasts for first to eliminate the existence of traders and brokers and establish a direct control over the weavers. Obviously ताकि वो उन पे डायरेक्टली कंट्रोल रख सके वीवर्स पे.
सेकेंड, टू एलिमिनेट वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स बाय मीन्स ऑफ एडवांसेस एंड कंट्रोल। अगर आपको एडवांस सिस्टम याद है, सिस्टम ऑफ एडवांसेस, जिसमें ये उनको लोन दे देते थे वीवर्स को, ठीक है। आफ्टर दैट वीवर्स वर बाउंड कि आपको ब्रिटिशर्स के लिए इतना ही प्रोड्यूस करना ही है, ठीक है, और जिस प्राइस पे ब्रिटिशर्स खरीदेंगे उसी पे बेचना है। इससे दे वर बाउंड कि वो किसी और बायर के पास नहीं जा सकते, ठीक है। इन दिस मैनर वीवर्स who took loans and fees in advance were obligated to the British, क्योंकि उनसे लोन लिया हुआ है ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स के अलावा वो और कहीं जा ही नहीं सकते। एंड गोमस इस चीज पे कंट्रोल रखते थे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिए इसको, ठीक है। यू विल गेट इट राइट एवरी सिंगल पॉइंट। At the end of the 19th century, 80% of the total workforce in Europe was employed in technologically advanced industrial sector. So this is obviously false. क्योंकि लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजीज जब आई थी, ठीक है, तो एकदम से दे वर नॉट एबल टू बिकम वेरी पॉपुलर, ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए थे, एकदम से लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। सो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज, बाकी सब ट्रेडिशनल आपके वर्कफोर्स में ही एम्प्लॉयड थे, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। नाउ सेकेंड, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल्स वॉज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी। दिस इज ट्रू, ठीक है, कि मतलब ब्रिटिशर्स के आते समय या उनके आने से थोड़ी सी पहले कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के फाइन टेक्सटाइल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स बहुत फेमस थे, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। थर्ड, द अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये फॉल्स है ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि इसके ऑपोजिट हुआ था, ठीक है। सिविल वॉर जब हुई थी अमेरिका में, उसकी वजह से कॉटन एक्सपोर्ट्स इंडिया से बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, उनको कॉटन मिलना बंद हो गया था अमेरिका से, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए दे टर्न टू इंडिया फॉर रॉ कॉटन सप्लाई, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल एनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। दिस इज ट्रू। ये हमने लेक्चर में सारे पढ़े हैं, हमने लेक्चर में ये भी था कि जो हैंड वीवर्स थे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय की थी फ्लाई शटल की, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने लेक्चर की बिगिनिंग में ही ये टॉपिक कवर किया था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। So proto-industrialization is the phase of industrialization that was not based on the factory system. तो ये बहुत important point है। ठीक है। Before the coming of factories, there was large-scale industrial production for an international market. This part of industrial history is known as proto-industrialization. ठीक है, कि मतलब प्रोडक्शन तो अच्छे लेवल पे थी इंटरनेशनल मार्केट के लिए, बट फैक्ट्रीज में नहीं होती थी, ठीक है, फैक्ट्रीज नहीं आई थी तब तक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Why did some industrialists in the 19th century Europe prefer hand labor over machines? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये मैंने लेक्चर में थ्रू आउट द लेक्चर डिस्कस किए थे रीजंस। अब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देख लेते हैं इसको। तो आपको ये रीजन पढ़ने हैं 5-6। Some industrialists in the 19th century Europe prefer hand labor over machines because first, machines were costly, ineffective, difficult to repair and needed huge capital investments. नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीनें हैं तो महंगी आएंगी एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर उनकी कॉस्टली होगी ही होगी, ठीक है। सेकेंड, लेबर वॉज अवेलेबल एट लो वेजेस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि अगर मशीन से कंपेयर करें तो जो लेबर उनको चीप पड़ती थी, सस्ती पड़ती थी। थर्ड, इन सीजनल इंडस्ट्रीज ओनली सीजनल लेबर वॉज रिक्वायर्ड। ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर में पॉइंट, कि जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पर्टिकुलर मंथ्स में ही ज्यादा फ्लरिश करती थी,
तो उनको बिजी मंथ्स में ही ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। बट अगर वो मशीन्स परचेज करके रख लें अपनी, ठीक है, तो उनकी मशीन्स वेस्ट जाएंगी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर तो उनकी मशीन्स यूज होंगी नहीं, उनकी मशीन सिर्फ सीजन में यूज होंगी, तो उनकी कॉस्ट जो है वो वेस्ट चली जाएगी। लेबर के साथ क्या है कि वो जो लेबर है उसको सिर्फ सीजन के टाइम में एम्प्लॉय करे, बाकी टाइम वो उनको फायर कर सकती है, निकाल सकती है। जब हैवी सीजन चल रहा है, हैवी डिमांड है लेबर की, तब वो वर्कर्स को हायर करके डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन रीजन। नेक्स्ट, market demands of variety of designs in color and specific type could not be fulfilled by machine made clothes. Intricate designs and colors could be done by human skills only. के जो machine made goods थे वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म होते थे, ठीक है, उनमें आप कोई वेरिएशन नहीं ला सकते थे, कोई कस्टमाइजेशन नहीं ला सकते थे। वो हैंडमेड से ही पॉसिबल था कि अगर आपको किसी कंज्यूमर के लिए पर्टिकुलर डिजाइन में गुड बनाना है तो आप मशीन से वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मशीन से तो एक ही तरह के गुड्स बनेंगे, तो वो मशीन में पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, इन विक्टोरियन एज द एरिस्टोक्रेट्स एंड अदर अपर क्लासेस पीपल प्रेफर्ड आर्टिकल्स मेड बाय हैंड ओनली। मतलब ये पार्शियली यही रीजन था, अब ऊपर जो मैंने आपको रीजन बताया कि एलीट क्लास जो थी वो हैंडमेड गुड्स को ज्यादा सुपीरियर मानती थी, हैंडमेड गुड्स को, और मशीन मेड को थोड़ा चीप मानती थी, ठीक है। सो ये रीजंस थे कि मशीन्स को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है। Next, how did the East India Company procure regular supplies of cotton and silk textiles from Indian weavers? तो ये शायद आपको डायरेक्टली ना मिले आंसर, तो इसको देख लेते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। The English East India Company used different means to procure silk and cotton from the weavers. First, they appointed paid supervisors called gomasts, ठीक है। They also collected supplies and examined cloth quality of the weavers. And second, prevention of company weavers from dealing with the other buyers through a system of advance and loans. तो सबसे पहले तो उन्होंने वीवर्स के ऊपर सुपरवाइजर डाल दिए कि जो भी डीलिंग है, नेगोशिएशंस हैं, जो भी मटेरियल की डीलिंग है, वो सब गोमस्त करेगा। सेकेंडली, उन्होंने वीवर्स का बाकी सब बायर्स के साथ कॉन्टैक्ट बंद करवा दिए, ठीक है, कि आप बाकी किसी से डील नहीं करेंगे, सिर्फ हमसे डील करेंगे, ठीक है। सो दीज वर द मेथड्स। नेक्स्ट, इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया। ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसको पूरा नहीं अच्छे से कराऊंगी, ये आपके ओपिनियन से आपको लिखना है। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट योर पीस यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। किसके ऊपर लिखना है आपको? ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन। तो देखिए, इसमें आपको एक तरह से पूरे चैप्टर की समरी आ गई, ठीक है। स्टार्ट कैसे हुआ 70, जैसे मैं ब्रीफ में बताऊंगी ये, ठीक है। यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, सो यू जस्ट लिसन टू मी। जो ब्रीफ पॉइंट्स है उसके बाद मैं हाईलाइट कर दूंगी वो, उसके बाद आप इसको पूरा रीड आपको करना है, ठीक है। आंसर आपके सामने है। सो ड्यूरिंग द 17th and 18th century, मर्चेंट्स वुड ट्रेड विद रूरल पीपल, ठीक है, और उसका प्रोसेस ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये मैंने आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, तो यू कैन रेफर टू दैट, ठीक है। ओके, दिस फेज वॉज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सबसे स्टार्टिंग फेज हो गई। नाउ एंड इन दिस फेज फैक्ट्रीज वर नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग फेज हो गई। नेक्स्ट वी मूव ऑन। फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा ऑफ फैक्ट्रीज वॉज कॉटन, ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन पॉपुलर हुई। प्रोडक्शन इंक्रीज एंड इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड एंड इन्वेंशन ऑफ कॉटन मिल हुआ। उसके बाद बेटर मैनेजमेंट जो बेनिफिट्स थे उसके वो हैं सारे, ठीक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। बट इन सबको इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। ये आंसर एक्चुअली बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये पूरे चैप्टर की समरी दे रहा है आपको, ठीक है। तो आई वुड रियली विश कि आप इसको अच्छे से रीड करें, अच्छे से इंटरनलाइज कर लें इस वाले आंसर को। अब थोड़ा बड़ा भी लगेगा आपको इसलिए आंसर। मोस्ट इन्वेंशंस इन द टेक्सटाइल वर नॉट मेट विद रिगार्ड, दे वर मेट विद डिसरिगार्ड एंड हेटेड बाय द वर्कर्स बिकॉज हैंड लेबर की वैल्यू कम हो गई थी, ठीक है। तो वो बताया गया है। स्पिनिंग जेनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम कर चुके।
नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं कि बिफोर सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ब्रिटेन इंपोर्टेड सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया इन वास्ट नंबर. फाइन टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया वर इन हाई डिमांड इन इंग्लैंड. सो ये है कि व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी अटेन्ड द पॉलिटिकल पावर, इंडिया में जब आए, दे एक्सप्लॉइटेड द वीवर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इट्स फुलेस्ट. ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है चैप्टर में कि एंड लेटर मैनचेस्टर बिकेम द हब ऑफ कॉटन प्रोडक्शन. सब्सिक्वेंटली इंडिया वाज टर्न्ड इनटू द मेजर बायर, के पहले मेजर बायर ऑफ कॉटन गुड्स, ब्रिटिश कॉटन गुड्स. के पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था कॉटन गुड्स और अब इंपोर्ट करता है ड्यू टू ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट है इसके. पहले इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्टर था और ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया एंड इट टर्न्ड इंडिया इनटू एन इंपोर्टर. ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश फैक्ट्रीज वॉर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में बिजी थी, तो इसीलिए इंडियन मर्चेंट्स थे उनके पास डिमांड थोड़ी बढ़ गई. ठीक है, एंड ये जस्ट एक एग्जाम्पल है डिमांड सप्लाई की फ्लक्चुएशंस का. ऐसे हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल है, ये लिखा है बस लास्ट लाइन है आपकी. ठीक है, सो ये आपका आंसर यहां पे खत्म हो जाता है. ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया मेन एंड वैसे आपको पूरा आंसर अच्छे से ये आपको रीड करना है. सो देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did the industrial production in India increase during the First World War? ये अभी ऊपर भी हमने डिस्कस कर ही लिया, इधर दोबारा कर लेते हैं एक बार. India witnessed an increased industrial production during the First World War due to the following reasons. First, British industries became busy in producing and supplying war needs. ठीक है, कि ब्रिटिश उनकी डिमांड्स में लग गई. Hence they stopped exporting British goods or clothes for colonial markets like that in India. तो बाकी जगह जो आइटम्स वो सेल करते थे वो उन्होंने थोड़ी देर स्टॉप कर दिए, थोड़े दिन. नेक्स्ट, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज टू फिल इन एम्प्टी इंडियन मार्केट्स विद देयर प्रोडक्ट्स. तो अब जब ब्रिटेन से गुड्स आने बंद हो गए हैं तो अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि ओके लेट्स नाउ फीड द मार्केट. ठीक है, इट वॉज डन सो, देयरफॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज. ऑल्सो the British colonial government asked Indian factories to supply the war needs like jute bags, cloth or army uniforms, tents and leather boots, horse and mule saddle etc. तो इंडिया में तो उनको डिमांड मिली ही मिली, साथ में ब्रिटिशर्स ने भी उनको कहा कि हमारी जो वॉर की डिमांड्स है वो उसमें भी आप हमारी हेल्प करो. वहां से भी उनको काम मिल गया. This increased demands of variety of products led to the setting up of new factories and old ones increased their production. Many new workers were employed and everyone was made to work for long hours. ठीक है, सो दोनों साइड से हुआ. इंडिया में भी उनकी मार्केट एक्सपैंड कर गई और बाहर से भी डिमांड आने लगी. ठीक है, सो इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ गई थी. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है, सो ये कुछ ही हैं. इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ माई लेक्चर्स यू कैन अटेम्प्ट ऑल एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, so thank you so much for watching and we'll be back with the next lecture soon. Thank you.